छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र में अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। इसके बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। ये इस अध्याय का पार्ट 1 है। आगे भी इसके पार्ट डाले जाएंगे और लगातार आप इस अध्याय के पूरे पार्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए संसाधन के रूप में लोग मतलब लोगों का उपयोग संसाधन के रूप में किस प्रकार से। तो संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की और अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है और यह शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है। वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है और वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो देखिए कि आज हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे संसाधन के रूप में लोगों का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है और हम इसमें अध्ययन करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कहानी के माध्यम से करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि एक गांव की कहानी है। तो एक शकल और विलास दो मित्रों की कहानी है। दो मित्र आपस में एक गांव में रहते हैं और दोनों देखती है और उसके पिता बूटा चौधरी जी के खेत में काम करने जाते हैं। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था और वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। और उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वे अभी घर में बेकार ही बैठे हैं क्योंकि उसे कोई नौकरी प्राप्त नहीं हुई। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका भी बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे और जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया, उच्चतम माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली और उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया और शकल प्रतिभाशाली था और प्रारंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह के साथ कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन तैयार की। इस सॉफ्टवेयर से फर्म में अच्छी बिक्री हुई, जिससे उसका मालिक या उसका बॉस उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के उसकी पदोन्नति या उसका प्रमोशन दिया। इस प्रकार से शकल पढ़ा लिखा होने के कारण आज उसके घर की अर्थव्यवस्था या उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि वह जिस नौकरी या जिस फर्म में कार्य कर रहा है वहाँ उसमें लगन से कार्य कर रहा है और इसके कारण उसकी आमदनी भी या उसकी पेमेंट भी अच्छी है। उसी प्रकार अब हम देखते हैं विलास की कहानी। तो विलास की कहानी में देखिए, विलास 11 वर्ष का एक लड़का है और वह शकल के ही गांव में रहता है और विलास के पिता महेश एक मछुआरे हैं। विलास जब 2 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब से मछली खरीदती और निकट की मंडी में बेचती और वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में मात्र 150 रुपये ही कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे डॉक्टर के पास भी दिखा सके। वह स्कूल भी नहीं जा सकता था। उसके पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना बनाने में अपनी माँ की मदद करता था और अपने छोटे भाई मोहन की देखरेख भी करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी इसी गांव में मछली बेचने का कार्य करने लगा और वह अपनी माँ की तरह ही कम कमा पाता था। इस प्रकार से हमने देखे कि एक शिक्षित बालक के द्वारा और एक कम पढ़े लिखे या अशिक्षित बालक में अंतर। एक शिक्षित बालक था तो वह आज अच्छी कमाई कर रहा था और एक अशिक्षित था। स्वस्थ होना और अशिक्षित होने के कारण वह बालक बहुत कम कमा पा रहा था, जिससे उसके घर की आर्थिक स्थिति
बहुत अच्छी नहीं थी और सकल के पढ़े लिखे होने के कारण आज उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है इसके बारे में इसमें जाना कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का यह एक तरीका है। और उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना, सकल उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम उसके नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंचने से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश का उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी निवेश में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान किया जाता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जाता है। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है वह यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह उच्च उत्पादन कर सकता है, और जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है वह भी अच्छा उत्पादन कर सकता है। इसी प्रकार से हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि यदि मानव पूंजी है तो मतलब कि एक डॉक्टर है, एक अध्यापक है, एक तकनीशियन है और एक टेलर है। इस प्रकार से ये अपना अपना कार्य करके पूंजी निवेश या पूंजी का उत्पादन कर रहे हैं। उसी प्रकार आप देखिए कि सकल और विलास, इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से हमने जाना कि विलास स्कूल नहीं गया और जो सकल है वह शारीरिक रूप से भी हष्टपुष्ट था और उसे हष्टपुष्ट होने से उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जबकि विलास गठिया रोग से ग्रसित था और उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन उपलब्ध नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी, इसीलिए माँ की ही तरह परिवार को पालन पोषण के लिए उसकी आय बहुत कम पड़ती थी। और सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, जिससे उसके कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई और कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने के कारण सकल की प्रति व्यक्ति आय में अंतर हुआ और सकल अच्छा कमाता है और वह उसके घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। और विलास की शिक्षा कम होने के कारण विलास की आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं अकुशल श्रमिक वेतन, मतलब यदि कोई व्यक्ति कार्य तो बराबर कर रहा है लेकिन उस कार्य के अनुसार उसको वेतन अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाता या भली भांति प्राप्त नहीं हो पाता, वह अकुशल श्रमिक वेतन कहलाता है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होते हैं। यदि हम शिक्षा पर निवेश करते हैं तो उसका प्रतिफल उच्च प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और सकल की ही तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछली बेचता था और सकल एक फर्म में नौकरी करता था। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र तो क्वेश्चन में आता है कि
मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा प्राथमिक क्षेत्र। या पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र। या प्रश्न इस प्रकार से ही पूछ लिया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, तो आपको ये नोट करना है कि कृषि वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन और खनन और उत्खनन। उसी प्रकार से हम देखते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण शामिल है। विनिर्माण मतलब जैसे कि हमने खदान से चूना प्राप्त किया और चूने से उसको उद्योग में ले जा करके हमने उसका सीमेंट का निर्माण हुआ, तो ये कच्चा माल खदान से प्राप्त करना और उससे कोई भी चीज़ का निर्माण करना, ये विनिर्माण कहलाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवाएं आदि शामिल है। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना और राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं के भाग देखिए। अब आर्थिक क्रिया के दो भाग हैं, एक भाग है बाजार क्रिया और दूसरा है गैर बाजार क्रिया। तो आर्थिक क्रिया के कितने भाग हो गए, दो, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। अब बाजार क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से ही कई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है और गैर क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन और उसमें निवेश करना होता है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इससे आगे का जो पार्ट है उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। तो लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।